हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। आज 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। चलिए अब हम दोनों में एक बार अंतर करने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या क्या है। देखिए, पहला अंतर है सदस्यों की संख्या। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने? 2 और अधिकतम 200। लेकिन कौन से? वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारी सदस्यों को छोड़ के। अभी समझाया था। पब्लिक कंपनी में कितनी सदस्य संख्या है? इसमें बच्चों मिनिमम 7 है, यानी 7 मेंबर से नीचे पब्लिक कंपनी नहीं खुल सकती। 2 मेंबर में प्राइवेट खुलेगी, 7 में पब्लिक कंपनी खुलेगी। और अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि उसमें 200 मेंबर थे। इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, यानी इसमें लाखों करोड़ों लोग मेंबर हो सकते हैं। नंबर 2, जनता को निमंत्रण। बताइए, जनता को निमंत्रण क्या है? क्या प्राइवेट कंपनी जनता को निमंत्रण दे सकती है? बिल्कुल नहीं, तभी तो निजी है। लेकिन पब्लिक कंपनी जनता को निमंत्रण दे सकती है। सकती है का मतलब है अगर वो चाहे तो निमंत्रण दे दे, चाहे तो निमंत्रण ना दे। क्योंकि अगर 7 व्यक्ति क्लोज पर्सन्स हैं, वो प्राइवेट भी खोल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, तो 7 व्यक्ति तो खोल ही सकते हैं। और 7 व्यक्ति पब्लिक कंपनी भी खोल सकते हैं। तो यानी ये उनके हाथ में है कि वो प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं या पब्लिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के इनमें भी फर्क होता है। प्राइवेट को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होते बाकी बातों पर, जबकि पब्लिक कंपनी को बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है समय समय पर। उसके बाद है बच्चों तीसरा, अंतर नियम बनाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसे नियम बनाने पड़ते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अंदरूनी नियम, जो अंतरिम नियम मैंने बताए थे, वो बनाने पड़ते हैं। पब्लिक कंपनी को भी बनाने चाहिए, लेकिन यदि वो किसी कारणवश नहीं बनाती है तो कंपनी की सूची 1, शेड्यूल 1 और टेबल F लागू हो जाएगी। वहां पर जो नियम है वो लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, अंशों का हस्तांतरण। प्राइवेट कंपनी अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती, केवल अपने क्लोज सर्कल में ही कर सकती है। जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स का ट्रांसफर स्वतंत्रता पूर्वक किसी को भी कर सकती है। उसके बाद है वैधानिक सभा बुलाना, स्टेटरी मीटिंग, टू कॉल स्टेटरी मीटिंग। ये वैधानिक सभा क्या होता है बच्चों? जब कंपनी का निर्माण हो जाता है, कानून द्वारा होता है। कंपनी रजिस्ट्रार होता है एक सरकारी अधिकारी, उसके पास एप्लीकेशन देनी होती है और तब वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो पहला सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। व्यवसाय समामेलन
का प्रमाण पत्र, व्यवसाय समामेलन का प्रमाण पत्र। यह सर्टिफिकेट मिलता है कब? जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन सरकारी अधिकारी, जिसे कंपनी रजिस्ट्रार कहते हैं, उनके द्वारा कर दिया जाता है, तो प्रूफ के तौर पर एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आज से आपकी कंपनी अस्तित्व में आ गई है, ये आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है। ये पहला सर्टिफिकेट है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो बच्चों ये सर्टिफिकेट लेने के बाद, यानी कंपनी का जन्म होने के बाद, वो अपना व्यापार धड़ल्ले से चालू करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये पब्लिक कंपनी है, और क्योंकि पब्लिक कंपनी अक्सर जनता से पैसा जुटाती है, तो पैसा जो शेयर के माध्यम से, क्योंकि हमारा टॉपिक भी तो शेयर इशू का ही है, तो ये पैसा जो जुटाती है, शेयर इशू करती है, लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, उनको शेयर्स अलॉट करती है, वो करने के बाद एक सर्टिफिकेट और मिलता है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि सर हमने लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी कर ली है, पैसा इकट्ठा हो चुका है, सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, अब आप हमें व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दें, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। पब्लिक कंपनी को दूसरा सर्टिफिकेट लेना होता है, तो हम मान के चलते हैं इनमें कुछ महीने का गैप तो आ ही जाता है, लगभग 6-7 महीने का गैप तो हो ही जाता है। पहले जन्म होगा, उसके बाद शेयर्स इशू करेंगे, जनता से पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर उनको अलॉट करेंगे, फिर सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हम एप्लीकेशन देंगे कि अब हमें ये सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि हम अपना काम चालू करें। प्राइवेट कंपनी ने तो यहीं से स्टार्ट कर दिया, इसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने और फालतू लग जाते हैं। तो अब हमारा पॉइंट है वैधानिक सभा बुलाना। जब कंपनी को ये प्राइवेट कंपनी को तो स्टेटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती, वैधानिक सभा होता है जो कानून के द्वारा कहा गया है कि पहली सभा बहुत जरूरी है, सभी शेयर होल्डर्स की कॉल करना, उसको कहा गया है वैधानिक सभा। जो पहली सभा होती है वैधानिक सभा होती है। प्राइवेट कंपनी को वैधानिक सभा की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती, लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसे ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुए, दूसरा सर्टिफिकेट, आपने एग्जाम में दूसरा नहीं लिखना, नाम बताना है बकायदा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके अंदर उसके बाद काम चालू करिए, लेकिन 6 महीने में आपको एक सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिसको कहते हैं स्टेटरी मीटिंग, वैधानिक सभा। ये पहली बार होती है, फिर बाकी हर साल बुलाए जाएंगे, लेकिन उसका नाम होता है जर्नल मीटिंग, आम सभा। ठीक है, तो कुछ बच्चे गलती क्या खा जाते हैं, वो ये कह देते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त होने के 6 महीने बाद, नहीं, दूसरा सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर वैधानिक सभा बुलानी पड़ती है। किसको? पब्लिक कंपनी को। ठीक है बच्चे, ये हो गया। और उसके बाद है सीमित शब्द का प्रयोग। सीमित शब्द का प्रयोग ये क्या होता है? अभी पीछे किया था, प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखती है, पीवीटी लिमिटेड, लेकिन पब्लिक कंपनी को अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखना होता है, एलटीडी। और कुछ कंपनियों को तो गवर्नमेंट इजाज़त भी दे देती है लिमिटेड ना लिखने की, लेकिन अक्सर ज़्यादातर कंपनियां अपने नाम के पीछे लिमिटेड लिखती हैं।
तो जो भी लिमिटेड कंपनी है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में ये रखें कि उसे सरकारी कंपनी ना समझ बैठे। कुछ बच्चों के दिमाग में गलत धारणा होती है, अगर वो किसी नाम के पीछे लिमिटेड शब्द समझते हैं तो वो सोचते हैं जैसे वो सरकारी कंपनी है। नहीं बच्चे, प्राइवेट कंपनी भी हम खोल सकते हैं व्यक्ति, पब्लिक कंपनी भी हम ही खोल सकते हैं। वो सरकारी नहीं है, वो सार्वजनिक है। सरकारी में और सार्वजनिक में फर्क होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे 1% कंपनी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 1% कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है? एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी से मतलब है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जिसमें एक ही सदस्य हो। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 1% कंपनी खोलने की इजाजत देता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, और जब तक वो शर्तें लागू हैं, जब तक उन शर्तों का पालन है, तब तक ठीक है। अदरवाइज वो इस ओपीसी के अधिकार को वापस भी ले लेता है। आइए पढ़ते हैं उसकी क्या शर्तें हैं। पहली बात है सदस्य। इसका सदस्य केवल प्राकृतिक व्यक्ति हो सकता है, नेचुरल पर्सन, और वो जो कि भारत का नागरिक और निवासी हो। नेचुरल पर्सन हो, भारत का नागरिक हो और भारत का निवासी हो। यहां पर निवासी से क्या अर्थ है? यहां पर निवासी से अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो पिछला कैलेंडर वर्ष बीता है उसमें 182 दिन, कम से कम 182 दिन वो भारत में रहा हो। ये 182 का क्या अर्थ है? 365 दिन का वर्ष होता है। अगर हम 365 को 2 से डिवाइड कर दें तो 182.5 आता है, यानी 182 दिन और आधा दिन। तो आधे दिन का तो हिसाब नहीं लगाया, तो 182 दिन का कर दिया कि कम से कम वो 182 दिन भारत में रहा हो, तब उसे हम भारत का निवासी कहते हैं। और नागरिकता तो आप जानते हैं कि नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, एक व्यक्ति केवल एक ओपीसी का निर्माण कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति 1% कंपनी यदि बनाता है तो केवल एक कंपनी बना सकता है, ऐसे बहुत सारी कंपनियों का निर्माण नहीं कर सकता है। तीसरी बात है, इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है, चुकता पूंजी, यानी इसमें जो पूंजी लगी होती है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 लाख रुपए से अधिक पूंजी नहीं हो सकती, ये इस पे प्रतिबंध लगे हुए हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट कि इसकी गत 3 वर्षों की औसत बिक्री 2 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 वर्ष की औसत बिक्री। ये औसत बिक्री क्या होती है बच्चों? जैसे मान लेते हैं एक वर्ष उसकी बिक्री 3 करोड़ हुई, उससे अगले वर्ष उसकी 1 करोड़ हुई, उससे अगले वर्ष उसकी 2 करोड़ हुई, कुल मिला के 3 वर्षों में 3 और 1 4 और 1 4 और 2 6 करोड़ हुई। तो 6 करोड़ को यदि मैं, क्योंकि 3 वर्ष के आंकड़े तो 3 से भाग करूं तो 2 करोड़ वार्षिक, ये औसत हो गई। तो औसत जो बिक्री है 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने का औसत? सिर्फ 3 वर्षों का औसत लेना है। तीनों का टोटल करो, 3 से डिवाइड करो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर साल व्यापार में 2 करोड़ ही बिक्री हो। कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी, लेकिन औसत बिक्री 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। उससे अगला है कि इसका निर्माण केवल व्यवसायिक कार्य के लिए ही किया जा सकता है। व्यवसाय चलाने के लिए ही इसका निर्माण हो सकता है और किसी कार्य के लिए नहीं।
जैसे कि कोई दान पुण्य का काम करना हो, धार्मिक काम करना हो, सामाजिक करना हो, इसके लिए नहीं कहा गया है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, ये कंपनी अपने समामेलन के अगले 2 वर्षों तक निजी या सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। मतलब जब ओपीसी बन गई, 1% कंपनी बन गई, तो अगले 2 वर्ष तक ये इसी अवस्था में रहेगी, ना ये प्राइवेट लिमिटेड बनेगी, ना ये पब्लिक लिमिटेड बनेगी, 1% कंपनी में रहेगी। लेकिन यदि यह अपनी अधिकतम पूंजी 50 लाख रुपए की शर्त या औसत बिक्री 2 करोड़ रुपए वार्षिक की शर्त का उल्लंघन करती है, तो ऐसे में ओपीसी का परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि यदि वो 50 लाख रुपए की जो चुकता पूंजी की कंडीशन है, अगर उससे वो ज्यादा हो जाए पूंजी, या 2 करोड़ रुपए वार्षिक जो औसत बताया था उससे ज्यादा बिक्री होना शुरू हो जाए, तो फिर उसके पास से ये अधिकार छीन लिया जाता है, उसे 1% कंपनी का अधिकार नहीं रहता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे शेयर कैपिटल। बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ शेयर करेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर करने से पहले हमें शेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंश क्या होता है? अंश एक हिस्सा, टुकड़ा। कंपनियों में बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका आकार भी बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा आकार उतनी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता। अब इतनी बड़ी पूंजी कोई एक व्यक्ति जुटा नहीं पाता, तो उसको क्या किया जाता है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। छोटा टुकड़ा 100 रुपए का हो सकता है, 50 का, 20 का, 10 का, करने को तो 1 रुपए का भी कर लीजिए, लेकिन इतना भी छोटा ना करें जो हमारे मैनेजमेंट में लागत बढ़ा दे। जैसे एक पनीर का इतना बड़ा पीस होता है, क्या वो पूरा का पूरा सब्जी में यूं का यूं बनाया जाता है? नहीं, उसके टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े कितने छोटे? इतना इतना इतना। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको चूरा कर दिया जाए। जहां पर आपको लगे ये उचित है, इससे ठीक नहीं है इसे छोटा करना, वो एक स्थिति है। तो अंश भी इसी प्रकार से है। अंश पूंजी का वो हिस्सा है, छोटे से छोटा हिस्सा है, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर तो रुकोगे ना, इससे छोटा टुकड़ा नहीं करना। अब हम करते हैं शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स। पहले समतांश थे, इक्विटी शेयर्स। नाम से क्लियर है, इक्विटी, समता, बराबर का अधिकार। जिन व्यक्तियों के पास समतांश होते थे, वो व्यक्ति कंपनी के नियंत्रण में उनका सहयोग होता है और कंपनी में वोट डालने का अधिकार होता है। आप जानते हो कि कंपनियों में जो संचालन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव सारे सदस्य करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का ये दूसरा प्रकार हो गया शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है, पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्हें पहले अधिकार हो। किससे पहले अधिकार हो? इक्विटी शेयर से पहले अधिकार होता है। किस बात का? लाभांश पाने का। यानी जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। निश्चित दर, उनका परसेंटेज होता है, इतने % आपको लाभ मिलेगा, और वो भी इक्विटी से पहले मिलेगा। एक तो ये। दूसरा, जब कंपनी का समापन होगा, उस वक्त जो भी पैसा प्राप्त होगा संपत्तियों को बेच के और दायित्व भुगतान करने के बाद जो बचेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भुगतान किया जाएगा, और बाद में इक्विटी शेयर समता अंशधारियों का भुगतान होगा। तो ये दोनों अधिकार हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। इन दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा अच्छे हैं। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पहले इक्विटी शेयर्स थे, फिर प्रेफरेंस शेयर बने। प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी बहुत प्रकार के शेयर बना दिए गए हैं। पहला शेयर है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को ये अधिकार दिया गया है कि यदि एक वर्ष आपका लाभ उचित मात्रा में ना हो, जितना आपका प्रतिशत निश्चित है उतना ना दिया जा सके, या लाभ ही ना हो, तो आपका लाभांश संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। अगले वर्ष आपको पिछले वर्ष का और उस वर्ष का दोनों लाभांश दिए जाएंगे। यदि हम कल्पना करें कि दूसरे वर्ष भी लाभ नहीं होता, तो तीसरे वर्ष इन गत 2 वर्षों का लाभांश और इस तीसरे वर्ष का लाभांश मिलाकर पहले भुगतान किया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर लाभांश पाने के लिए बाद में आएगा। इसे कहते हैं संचयी, कम्युलेटिव। कम्युलेट माने संचित, इकट्ठा होना, इकट्ठा हो जाना। तो समझ गए इस बात को कि यह संचित होता है जब उन्हें अधिकार हो। अब दूसरा टाइप नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश। नाम से स्पष्ट है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स में कम्युलेटिव का अधिकार नहीं दिया तो वो नॉन कम्युलेटिव है। यानी जिस वर्ष लाभांश होगा उस वर्ष उन्हें लाभांश दे दिया जाएगा, जिस वर्ष लाभांश नहीं होगा खत्म, आगे संचय नहीं होगा, संचित नहीं होगा। आप समझ सकते हैं। यदि आप भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहेंगे तो मैं समझ रहा हूं कि शायद आप प्रेफरेंस में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को ही प्राथमिकता देंगे, नॉन कम्युलेटिव को नहीं देंगे। तीसरा प्रकार है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। क्या होता है शोधनीय पूर्वाधिकार? कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर बेचे हैं उनका जो पैसा है, पूंजी जो उनकी राशि है, वो एक निश्चित समय के बाद वापस लौटाने का यदि पहले से तय है, उसे कहते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि मान लीजिए 10 वर्ष बाद प्रेफरेंस शेयर्स का भुगतान किया जाना निश्चित है, तो 10 वर्ष तक आप कंपनी से अपने शेयर्स का पैसा वापस नहीं मांग सकते। हाँ, ये व्यक्ति बाजार में शेयर्स बेचे, उसको ये खरीद ले, उसका भुगतान हो गया। ये व्यक्ति दूसरे तीसरे को बेचे, तीसरा चौथे को बेचे, ऐसे मार्केट में, बाजार में कोई किसी को बेचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंपनी से कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि आप हमारा पैसा लौटा दीजिए, हमें आपकी कंपनी पसंद नहीं है। लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के बाद आपका अधिकार बन जाता है कि आप कंपनी से अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अशोधनीय, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अमूमन देखने में आया है कि ऐसे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लोग पसंद नहीं करते। उसके बाद है 5th पॉइंट है, 5वां पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्हें यह अधिकार दिया जा रहा है कि आपको निश्चित मात्रा में जो उस पर लिखित है उतनी मात्रा में लाभांश देने के बाद यदि कंपनी में अधिक लाभ हो तो एक उचित मात्रा में इक्विटी शेयर को लाभांश देने के बाद भी यदि लाभांश बच जाए तो उस लाभ में
प्रेफरेंस शेयर को भी कुछ अधिकार मिल जाए, कि उन्हें कुछ अधिकार दे दिया जाता है कि आपको इतना प्रतिशत और लाभांश मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए एक प्रेफरेंस शेयर पर 10% लिखा है, तो 10% तो उनका अधिकार है ही है। उसके बाद यदि लाभ बचता है तो फिर इक्विटी को मान लो 25% लाभ दे दिया, और फिर भी यदि लाभ अधिक मात्रा में बचा हुआ है तो उसमें 2%, 3% और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लाभांश मिल जाता है। इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब उसके बाद आते हैं हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। 6 पॉइंट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। नाम से स्पष्ट है, जिन प्रेफरेंस शेयर्स को केवल उनकी निश्चित मात्रा में ही लाभांश पाने का अधिकार हो, उससे अधिक का नहीं, उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद चलते हैं 7 पॉइंट पर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। यदि हम प्रेफरेंस शेयर्स को यह अधिकार दें कि एक निश्चित समय के बाद, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष, 3 वर्ष, कि एक निश्चित समय बीतने के बाद यदि आपको उचित लगे तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में बदल सकते हो। अर्थात प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी को वापस दे दीजिए, उसकी जितनी राशि बनती है उतने के आपको इक्विटी शेयर दे दी जाएंगे। इसे कहते हैं हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल एक फुल्ली कन्वर्टिबल होता है। फुल्ली कन्वर्टिबल का मतलब जितने राशि के आपके प्रेफरेंस शेयर है उतनी राशि के ही इक्विटी शेयर दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर है, आप 20,000 के प्रेफरेंस शेयर कंपनी को जमा कराइए और 20,000 में जितने इक्विटी शेयर बनते हैं उतने आपको इक्विटी शेयर कंपनी दे देगी। इसे कहते हैं फुल्ली कन्वर्टिबल। दूसरा प्रकार है पार्शियली कन्वर्टिबल, अंशतः परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अर्थात मान लेते हैं, हम कहते हैं कि केवल 50% राशि के ही आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का अधिकार होगा। तो अभी आपसे उदाहरण लिया था कि 20,000 के आपके प्रेफरेंस शेयर थे, तो आप 20 की बजाय केवल 10,000 के शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में बदल सकते हैं और बाकी 10,000 रुपया तो आपका नगद ही वापस दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे ये मकसद है कि यदि फुल्ली कन्वर्टिबल का अधिकार दे दिया जाए, हो सकता है इक्विटी शेयर लोग खरीदना ही पसंद ना करें, क्योंकि शुरू में जब कंपनी चलती है तो ज़्यादा चांसेस है कि शुरू में लाभ कम होगा, एक समय बीतने के बाद लाभ होगा, तो लोग शुरू में प्रेफरेंस शेयर खरीद के बैठ जाएंगे और जब लाभ कमाने लगेंगे तब जाके इक्विटी में, और वो भी फुल कन्वर्टिबल हो जाएंगे। तो इसके पीछे ये भी मकसद हो सकता है कि वो पार्शियली कन्वर्टिबल दिया गया है। अब हम चलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिन शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में बदल सकते हैं, उन्हें नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कह सकते हैं। तो यदि कोई प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहे तो देखिए पॉइंट नंबर 1 उठा ले, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ले ले जिससे कि उसको लाभांश बाद में मिल जाए। साथ के साथ रिडीमेबल उठा ले कि वो कन्वर्टिबल रिडीमेबल भी हो, एक ही अंश की बात कर रहा हूं मैं, वो कन्वर्टिबल भी हो, वो रिडीमेबल हो कि एक निश्चित समय के बाद वो पैसा उनको वापस भी मिल जाए, ताकि ये टेंशन ना रहे कि क्या होगा हमारे शेयर्स का, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो क्या होगा। यानी कंपनी तो जरूर खरीदेगी, कंपनी आपका पैसा जरूर लौटाएगी। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट ले ले, चौथा नहीं, 5वां पॉइंट कि पार्टिसिपेटिंग ले ले प्रेफरेंस शेयर्स, एक ही अंश, इसमें गुण सारे हो सकते हैं, वो कम्युलेटिव भी हो, वो साथ में रिडीमेबल भी हो, और साथ में वो पार्टिसिपेटिंग भी हो, और लास्ट में कन्वर्टिबल भी हो। तो एक अंश के अंदर ये जो मैंने 8 पॉइंटों में से 4 बताए हैं, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, इन पॉइंटों को लेकर एक प्रेफरेंस शेयर अच्छा प्रेफरेंस शेयर बन सकता है। अब बच्चों हम पॉइंट पर आते हैं, हमें कौन से शेयर खरीदने चाहिए, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से शेयर अच्छे लगते हैं।
ज़्यादातर बच्चों का शायद मुझे लगता है जवाब होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा जो चर्चा की है आपके सामने, वो चर्चा प्रेफरेंस की है, और प्रेफरेंस आपको अच्छा भी लगा होगा और मैंने आपको छांटने में भी मदद कर दी। लेकिन बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक दिक्कत है, उनका वोटिंग राइट नहीं होता, कंपनी के संचालन में उनका सहयोग नहीं होता, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये उनका अधिकार छीन लिया गया है। अब आप बताइए, आप इक्विटी शेयर पसंद करेंगे या प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, यदि आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप रिस्क को झेलना नहीं चाहते, आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, आप एक मालिक की तरह कम बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि मालिक किसे कहते हैं? मालिक वो होता है जो हर नफ़े हर नुकसान का भागी होता है। कोई मुनाफा होगा उसका होगा, नुकसान होगा उसका होगा। जैसे किसी कंपनी में या किसी दुकान पर एक कर्मचारी है और एक उसका मालिक है। कर्मचारी को तो एक निश्चित तनख्वाह मिलेगी, अगर ज़्यादा मुनाफा होगा तब भी निश्चित तनख्वाह मिलेगी, क्या हो गया, थोड़ा बहुत बोनस मिल गया तो। लेकिन मालिक, उसे बहुत अधिक मात्रा में लाभ भी मिल सकता है, और अगर घाटा हो जाए तो बहुत अधिक घाटा भी उठाना पड़ सकता है। कर्मचारी इतना घाटा नहीं उठाएगा, बल्कि घाटा ही नहीं उठाएगा। ठीक है, चलें आगे। तो अब हमारा अभी था ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों, अब हम करेंगे पूर्वाधिकार अंशों और समता अंशों में अंतर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंस। पहला अंतर का कारण है रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर। पूर्वाधिकार अंशों पर पूर्व निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है, पहले से दर तय होती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पर रेट लिखा होता है 10%, 12%, 15%, उस दर से उन्हें लाभांश मिलेगा। समता अंशों पर लाभांश की पूर्व निर्धारित दर नहीं होती है, ये लाभों की उपलब्धता तथा संचालकों के निर्णय पर आधारित होती है। जो डायरेक्टर्स है वो क्या डिसीजन लेते उसके ऊपर निर्भर होती है, और हमारे पास कितने लाभ उपलब्ध है इसके आधार पर तय होता है इनका लाभांश। दूसरा अंतर का आधार है लाभांश की बकाया राशि, एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड। पूर्वाधिकार अंशों पर किसी वर्ष यदि लाभांश ना दिया जा सके तो इन पर लाभांश संचित होता रहता है। अर्थात यदि एक वर्ष लाभांश नहीं दिया जा सका तो यदि उनके पास कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, संचयी पूर्वाधिकार अंश हैं, तो वो आगे अगले वर्षों में पिछले वर्षों का जो बकाया राशि है लाभांश की, वो उनको संचित होकर मिल जाती है। समता अंशों की अवस्था में लाभांश संचित नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स का लाभांश ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें ना तो दर पहले से निश्चित है कितना देना है। भाई मालिक है, मालिक को तो 25%, 50% भी मिल सकता है, कितना भी मिल सकता है, और कभी ना हो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तीसरा, लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों से पहले लाभांश पाने का अधिकार होता है। मतलब अगर लाभांश हुआ तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर बाद में आएगा। दूसरी तरफ इन्हें पूर्वाधिकार अंशों को पूर्व निर्धारित दर से लाभांश देने के पश्चात बढ़े हुए लाभ में से संचालक मंडल के निर्णय अनुसार लाभांश प्राप्त होता है। इन्हें लाभांश कब दिया जाता है? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से दिया जाएगा, और उसके बाद भी संचालक मंडल के निर्णय पर आधारित है कि इन्हें कितना लाभांश मिलेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है
पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, इन्हें कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी नहीं चलाते, उन्हें केवल निश्चित दर से लाभांश मिलेगा, बाकी दखलंदाजी नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। उनकी दखलंदाजी नहीं चलेगी कि इसको डायरेक्टर बनाया जाए, इसको हटाया जाए, ये एग्रीमेंट किया जाए, ये ना किया जाए। और दूसरी तरफ इन्हें यानी समता अंश वालों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा अधिकार होता है। उसके बाद है 5वां पॉइंट, मत डालने का अधिकार, राइट टू वोट। मत डालने का अधिकार, राइट टू वोट। इन्हें कंपनी की मीटिंग में मत डालने का अधिकार नहीं है। जब कभी मीटिंग्स होंगी तो उस मीटिंग में यदि किसी निर्णय पर पहुंचना है और वहां पर कोई वोटिंग करनी है तो प्रेफरेंस शेयर को कहा जाएगा कि आप वोटिंग नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ समता अंश वालों को इन्हें कंपनी की मीटिंग में मत डालने का पूर्ण अधिकार है। यही तो चलाते हैं कंपनी। कौन? समता अंशधारी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद 6वां पॉइंट है, समापन की दशा में पूर्वाधिकार, प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी का समापन किया जाए, बंद की जाए, उस वक्त क्या पूर्व अधिकार है? पहला अधिकार है, कंपनी के समापन की दशा में इन्हें समता अंशों से पहले अपनी पूंजी वापस पाने का अधिकार है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आप हैं और कंपनी का समापन हो जाता है तो पहले आपको अपनी पूंजी वापस पाने का अधिकार है। किसके कंपैरिजन में? इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। समाप्ति की दशा में इन्हें पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के पश्चात भुगतान पाने का अधिकार है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे अंत में अपनी पूंजी वापस मिलेगी, और वो भी पता नहीं कितनी मिल पाएगी। अमूमन तो ऐसा ही होता है, जब कंपनी का समापन होता है तो ज़्यादातर चांस तो ऐसे होते हैं कि कंपनी कुछ घाटे में रही होगी, तभी जाके बंद करनी पड़ी, और ऐसी दशा में उनका पैसा डूबने की संभावना ज़्यादा होती है बजाय प्रेफरेंस शेयर्स के। तो बच्चों, अब इतना हमने कर लिया, इसके बाद आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स अच्छे हैं या इक्विटी? मैंने इससे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, और मालिक उसी को कहते हैं जो जोखिम उठाने को तैयार हो, क्योंकि मालिक जोखिम उठाता है तो बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त करता है और हानि भी प्राप्त करता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो एक निश्चित दर से लाभांश आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो वास्तव में जो मालिक हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही हैं। तो बच्चों, ऐसे में हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर ही वास्तविक मालिक होते हैं। हालांकि जब बच्चों, अब हम जानेंगे शेयर कैपिटल क्या होती है। अंश पूंजी। अंश पूंजी से आशय कंपनी द्वारा अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। कंपनी इस प्रकार प्राप्त पूंजी के लिए एक संयुक्त पूंजी खाता बनाती है, जिसे अंश पूंजी खाता यानी शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जो छोटे छोटे शेयर्स होते हैं उनके द्वारा एकत्रित की गई पूंजी ही शेयर कैपिटल है, और उसी को एक अकाउंट में डाला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग खाता नहीं खोला जाता, उसके लिए एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम शेयर कैपिटल अकाउंट है। बच्चों, इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे जो हमने पढ़ाना है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें काफ़ी समय लगने वाला है, तो उसे हम एक नए लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।